गंगा के ऊपर हमारे एक दोस्त सिद्धांत भूषण ने एक छोटी सी रिपोर्ट बनाई है। तो पहले वो देखते हैं और समझते हैं कि गंगा का क्या महत्व है और आज गंगा की क्या स्थिति है। गंगा नदी हिमालय के पहाड़ों से उत्तरी भारत और बांग्लादेश में बंगाल की खाड़ी तक 2700 किलोमीटर में बहती है। हिंदुओं द्वारा इसे पवित्र माना जाता है। नदी को प्राचीन ग्रंथों और कला में देवी गंगा के रूप में परिभाषित किया गया है। गंगा में नहाया जाना हिंदू तीर्थ यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। गंगा को एक तीर्थ माना जाता है, जिसका अर्थ है स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का एक क्रॉसिंग पॉइंट। ये एक ऐसा क्रॉसिंग पॉइंट है जहां भक्तों की प्रार्थना, प्रसाद और देवताओं से आशीर्वाद के आदान प्रदान की संभावना सबसे अधिक होना मानी जाती है। पौराणिक कथाओं में हिंदुओं का मानना है कि गंगा एक देवी थी, जिसे शासक भागीरथी ने पृथ्वी पर आने के लिए मजबूर किया था, जिन्होंने यहाँ ध्यान किया था ताकि उनके पूर्वजों के दुष्कर्मों को देवी गंगा धो सकें। लेकिन गंगा की दिव्य शक्ति इतनी तेज थी कि पृथ्वी का विनाश हो सकता था। तब भगवान शिव ने अपने केशों में देवी गंगा को धारण किया और पृथ्वी को विनाश से बचाया। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था, गंगा भारत की सबसे बड़ी नदी है, जिसने आदिकाल से ही न जाने कितने करोड़ों लोगों को अपने तट की ओर खींचा। गंगा की कहानी स्रोत से सागर संगम तक हिंदुस्तान की सभ्यता और संस्कृति की कहानी है। ऐशो इशरत की, त्याग और संन्यास की, जिंदगी और मौत की कहानी है गंगा। 4 नवंबर 2008 को गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। हिंदुस्तान में जिस नदी को हम माँ मानते हैं, जिस नदी में नहाने से इंसान के दुष्कर्म धुल जाते हैं, आज वो गंगा दूषित हो चुकी है, हमारे और आपके कारण। हमारी राष्ट्रीय नदी गंगा भी देश की सबसे प्रदूषित नदियों में से एक है और दुनिया में 10 सबसे अधिक खतरे वाली नदी घाटियों में से एक है। गंगा के पानी की गुणवत्ता लगातार बिगड़ रही है। अब न केवल पीने के लिए पानी योग्य है, बल्कि कृषि प्रयोजनों यानी एग्रीकल्चर फील्ड्स के लिए भी इसका उपयोग करना हानिकारक है। कोलिफॉर्म बैक्टीरिया का स्तर एक किस्म का बैक्टीरिया जो पानी की शुद्धता को दर्शाता है, पीने के लिए 50 से नीचे और कृषि उपयोग के लिए 5000 से नीचे होना चाहिए। पर हरिद्वार में गंगा के कोलिफॉर्म का वर्तमान स्तर 5500 है, जिसके मुख्य कारण इंसान और उनका आधुनिक दिमाग है, इंडस्ट्रीज़ हैं। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के डाटा के आधार पर लगभग 1072 इंडस्ट्रीज़ हरिद्वार और कानपुर के बीच में हैं, जो गंगा को बहुत प्रदूषित करती हैं। लेकिन लगभग 80% गंगा घरेलू कचरे से प्रदूषित होती है। और आज जब देश बंद है, लॉकडाउन लगा हुआ है, इंसान अपने ही घरों में है, गंगा नदी में जो पिछले कई सालों में नहीं हुआ वो अब हो रहा है। इन 2-2.5 महीनों में गंगा प्रदूषण मुक्त हो रहा है। DO, BOD और FCC, जो कि गंगा की शुद्धता को मापने की एक पैरामीटर्स हैं, स्केल हैं, जैसा कि हम देख सकते हैं। DO 8.3 से 10 हुआ है, BOD 3.8 से 2.8 हुआ है, FCC 2200 से 1400 हुआ है। हाँ, ये सच है कि इस लॉकडाउन की वजह से गंगा पहले से शुद्ध हुई है, लेकिन अभी तक 25 से 30% ही प्रदूषण का स्तर गिरा है। क्या इस लॉकडाउन के बाद भी प्रदूषण घटेगा? क्या इंसान अपनी माँ गंगा को पवित्र बनाए रखेगा? हमें विचार करना चाहिए। अब इसके बाद मुझे लग रहा है कि अभी समय है कि हम प्रस्तुति को देखें। इस प्रस्तुति में हमें पता चलेगा कि कैसे गंगा, जो कि पहले नीले रंग की थी, धीरे धीरे भूरे रंग की हो गई और अब तो बिल्कुल काली हो गई। वो गंगा जिसका पानी पवित्र माना जाता था, जिसका पानी बहुत अच्छा माना जाता था, आज वही सबसे दूषित जल कहलाया गया। तो आइए देखते हैं प्रस्तुति भगवत गंगा माँ दहंती, जिसके कोरियोग्राफर हैं गुरु नृत्यांगना शोभना नारायण। आइए देखते हैं। The Bhagavad Ma Ganga Dhyayati
is based on the mulling and bemoaning of Ma Ganga, mother of Bhishma Pitama, over pollution of her pristine waters through human weaknesses that have constantly been exhibited since the periods of the Ramayana and the Mahabharata, all of which have arisen due to pollution of minds and mankind. This will be expressed through select verses from the Bhagavad Gita and expanded through episodes from the Mahabharata. Set in 5 acts, the ballet seeks to explore the practice of virtues of abstention from greed, non-egoism, of eschewing pride, anger, and desire for revenge, for they spell disaster in the long run, as has been exhorted in the Holy Bhagavad Gita. Act 1 depicts the slow pollution of Ganga. The pristine blue waters of Ganga allows free intermingling of waters of tributaries. As their waters intermingle, so do the characters of Ramayana and Mahabharata. But it is the pollution of mind that has slowly started polluting the waters of the rivers, turning them from blue to grey to black. Vasudevaya namaha, Gangaya namaha, Vasudevaya namaha, Gangaya namaha, Ganga Nadi Gandhaya Ramayana Mahabharata Gandhaya Ramayana Mahabharata Gandhaya Ganga Nadi Upanadi Gandhaya Ramayana Mahabharata Gandhaya cha
Da
तस्य सर्वं दूषितं करोति। प्रक्षल्यति पवित्री भवति। भागवतं चेतावनी प्रबोधना ददाति। एक्रदा प्रक्षल्यति पवित्री भवति। हाँ, तो अभी हमने देखा ये पूरी प्रस्तुति और हमारे बीच में बदूनी जी हैं। पहले तो मैं बदूनी जी को बुलाऊंगा कि थोड़ा सा हमें इस प्रस्तुति के बारे में और थोड़ा कथक के बारे में हमारे बच्चों को बताएं। फिर हम उसके बाद नदी और नदियों में होने वाले प्रदूषण, स्पेशली गंगा के जो प्रदूषण के इश्यूज है, उस पर हम बात करेंगे कि कैसे हम क्या कोशिश कर सकते हैं कि वो प्रदूषण कम हो या रुके। तो बदूनी जी थोड़ा सा सादर नमस्कार सबको। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस मैं ये कहूंगा कि पूरे इस अभियान से जोड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राजीव गांधी फाउंडेशन का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमने एक वीडियो, बहुत सुंदर वीडियो देखा आदरणीय नित्यांगना जो कि पूरे पद्म विभूषण से सम्मानित हैं उनका। इस नृत्य संरचना में आपने देखा कि जो हम अपनी मन की बातें, जो भी नृत्य एक बड़ा सशक्त मैं कहूंगा कि माध्यम है कि हम कोई भी अपनी बात को कहना चाहते हैं तो बड़े अच्छे तरीके से और बहुत ही स्पष्ट और बहुत ही आसान शब्दों में नृत्य के रूप में कहे जाते हैं। और वही ये प्रस्तुति में था जिसमें आपने देखा कि उन्होंने रंग बिरंगे दुपट्टों के साथ, जैसे शुरू में वो नीले कॉस्ट्यूम था, फिर उसके बाद वो कलर चेंज हुआ और जब उन्होंने दिखाया कि पॉल्यूशन दिखाना था तो वो ब्लैक उन्होंने कॉस्ट्यूम को यूज किया, ग्लॉस को यूज किया। तो बुराई और अच्छाई और सब चीजों का जो प्रतीक है उसको किस तरह से हमने गंगा को अपने यूज करने के लिए किस तरह से उसका या एक साफ सुथरी गंगा को हमने गंदा कर दिया, मैला कर दिया। तो ये काम एक मैं कह सकता हूँ कि एक जो सशक्त नृत्यकार होता है वही कर सकता है, कलाकार होता है वही कर सकता है कि अपनी जो भावना, जो मैसेज वो देना चाहते हैं वो बड़े अच्छे तरीके से, बहुत ही कम शब्दों में और अपने नृत्य के द्वारा और बहुत अच्छे तरीके से सबको समझा सकते हैं। और वही काम मैम ने किया है, शोभना जी ने किया है बहुत सुंदर तरीके से जो हमने इस वीडियो में देखा। अब जहां तक, वैसे तो सर आपको नृत्य के बारे में बता चुके हैं, फिर भी मैं कथक नृत्य के बारे में इतना बताना चाहूंगा कि जैसे कि शब्द कथक, अगर आप इसको ध्यान से समझें या ध्यान से इसको, तो एक लाइन में इसका मीनिंग हम समझ लेते हैं कि कथनम करोति कथका, यानी कि जिस नृत्य में कथा का वर्णन हो उसे कथक कहते हैं। कथा से ही बनना है ये शब्द कथक। पुराने समय में जब इस तरह के सारी चीजें नहीं थी, आज जिस तरह की आज हम लोग जिस मॉडर्न युग में हम लोग रह रहे हैं, पहले इस तरह का कुछ नहीं था। तो पहले जो पुराने मंदिरों में जो ब्राह्मण लोग हुआ करते थे, पंडित लोग हुआ करते थे, वो अपनी टीम होती थी, उनके साथ जो म्यूजिशियंस थी, इंस्ट्रूमेंट्स थी, वो जगह जगह जाकर स्टोरी टेलिंग किया करते थे। उन्हें स्टोरी टेलर कहा जाता था, कथाकार किया जाता था। जिस शब्द से ये कथक नृत्य बना, वो जगह जगह जाते थे और अपनी इस जो भी स्टोरी तो उसको वो नृत्य के भावों के साथ गा कर, म्यूजिक के साथ, इंस्ट्रूमेंट्स के साथ प्रेजेंट करते थे।
तो वहां से ये नृत्य विधा चली आई और धीरे धीरे करते करते आज ये मॉडर्न युग में, मॉडर्न टाइम में, आजकल के टाइम में ये नए रूप में आ गई है हमें, क्योंकि इसमें जैसे जैसे समय परिवर्तित होता गया है उसमें बहुत सारी चीजें मिलती चली गई हैं। हमारे जो आजकल के जो भी मॉडर्न डांसेस हैं वो उन सब ने भी इसमें अपना सहयोग दे दिया है, सब कुछ मिल गया है। और अभी हम जो एक रूप वो देख रहे थे, वही इसका एक खूबसूरत रूप अभी हमारे को मैम ने हमारे सामने बड़े अच्छे वीडियोस के साथ हमने देखा, जिसमें जिसे बैले कहा जाते हैं। बैले का अगर मैं सिंपली एक मीनिंग कहूँ तो नृत्य नाटिका, मतलब नाटक को प्रेजेंट करने का सबसे अच्छा तरीका है नृत्य के माध्यम से। और वही उन्होंने किया कि हमें जो भी अपनी बात को कहना है और जो भी हमें अपने प्रेजेंट करनी है उसको हम बड़े आसान शब्दों में नृत्य के साथ कह देते हैं। और आज जहाँ तक उत्तर भारत में इस नृत्य को देखा गया है तो ये शुरू के जो टाइम्स रहे हैं, इसमें 3 घराने रहे। मुझे सर ने कहा था कि मैं घरानों के बारे में बताऊं, तो मैं इसमें 3 घराने थे, तीनों में लखनऊ घराना, बनारस घराना और जयपुर घराना। मैंने जो नृत्य सीखा वो लखनऊ घराने से मैं संबंधित रहा हूँ। मैंने लखनऊ घराने में जो नृत्य होते हैं वो सीखा। मेरे आदरणीय गुरु जी जो कि हमारे पद्मश्री पद्म विभूषण पंडित बिरजू महाराज जी के भांजे हैं, उनसे मुझे सीखने का मौका मिला और मैं भारतीय कला केंद्र और उसके बाद गांधर्व विद्यालय का स्टूडेंट रहा। और अभी इस समय में नृत्य विद्यालय में हूँ और नृत्य का शिक्षण दे रहा हूँ। तो डांस मुझे लगता है कि जहाँ तक सर ने रस की बात कही, फीलिंग्स की बात कही, तो एक बहुत सक्षम माध्यम है अपनी बातों को कहने का, अपनी फीलिंग्स को कहने का। कोई भी बात हम जो हमारे मन में है उसको हम मुद्राओं के माध्यम से, अपनी हैंड मूवमेंट्स के माध्यम से, अपनी फीलिंग्स को जो एक्सप्रेस करना है वो नृत्य के माध्यम से कर सकते हैं। और ये बहुत अच्छा एक माध्यम है सब लोगों से जुड़ने का, और आज उसी के माध्यम से हम आप सब लोगों से जुड़े हैं। तो अब आप कोई भी अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम जी। और मेरा एक सवाल ये था, क्योंकि मधुनी जी ने कथक के बारे में तो बहुत अच्छे से बताया, लेकिन जैसे सिद्धांत की हमने रिपोर्ट में देखा था कि गंगा जो 80% जो 80% है वो पॉल्यूशन हो रही है हमारी आदतों से। हम कूड़ा फेंकते हैं, उसमें कचरा फेंकते हैं। तो एक तो बच्चों से थोड़ा सा हम डांस का फीडबैक भी लेंगे और साथ में ये भी जानेंगे कि एक नदी को साफ रखने के लिए हम लोग क्या क्या एफर्ट कर सकते हैं, हम जो आज के लोग हैं। सर मैं नेहा कश्यप। हाँ बोलिए। तो मेरे पास सजेशन है कि जैसे सिद्धांत की वीडियो में बोला उसने कि जो 80% हम पॉल्यूशन फैला रहे हैं रिवर में, वो घर के कचरे की वजह से है। तो जैसे कि गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड कर रही है, हमें गार्बेज की वैन वगैरह सब घर पे आती हैं, तो हम उसका भी यूज कर सकते हैं रिवर्स को पोल्यूट करने से बेटर। अगर ये भी एक अच्छा माध्यम है क्योंकि वो घर पे ही आती है, तो हम उनके थ्रू भी तो गार्बेज फेंका जा सकता है। रिवर्स में ही क्यों डंप करना है गार्बेज। जी जी। और कोई बच्चा? हाँ सर, मैं रईस कश्मीर से बात कर रहा हूँ। सर अगर हम नदियों को बचाने की बात करें, और जैसे मेरी बहन ने कहा है कि ये घर का वेस्ट हम जो लेते हैं घर से तो नदियों में फेंकते हैं, तो इसका सबसे बेस्ट ऑप्शन यही रहेगा जो पिट कंपोस्टिंग। अगर हम घर में ही लिक्विड वेस्ट खत्म करें तो वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है। सॉलिड के लिए अगर हम वो मटेरियल वापस बनाएं तो वो हमारे लिए बेहतरीन ऑप्शन है। तो मेरे पास यही सजेशन है, सबसे बेस्ट तो मुझे यही लग रहा है कि अगर हम पिट कंपोस्टिंग घर में, होम कंपोस्टिंग जो हमारा लिक्विड वेस्ट आता है उसको हम घर में ही खत्म कर सकते हैं। जी जी। और कोई और इस पे आप लोग प्रस्तुति के बारे में भी बात कर सकते हैं, और भी कोई सवाल कर सकते हैं। हाँ। साजन कटारिया सवाल पूछना चाहते हैं। साजन जी अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। हाँ हाँ साजन जी, साजन जी पूछिए। हाँ। मेरा सवाल नहीं है, मैं भी एक सजेशन देना चाह रहा था। जी जी जी। सर नदियों को साफ करने की जहाँ तक बात है, मतलब कि उसमें अभी जैसे नेहा ने भी बोला कि कूड़े के बारे में, घरों के, तो नदियों की तो मेन समस्या हमारे घरों के कूड़े के की नहीं, लेकिन जो उसमें मतलब फैक्ट्रीज और बहुत सारी और जो इंडस्ट्रीज हैं उनका जो कूड़ा है, और गंगा को अभी लोग मतलब कि सिर्फ जो हम यूपी का जो मेन एरिया वहीं पे देखते हैं, उसके आगे भी जहाँ जाती है लोगों का ध्यान नहीं जाता कि कितनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज का कूड़ा उस गंगा में जाता है। ठीक है, आरती वगैरह लोगों का ध्यान सिर्फ बनारस और उन जगहों की जो आरती हो रही होती है वहां पे ही है। तो एक चीज है कि जब हम मतलब कि
जैसे कि फॉर एग्जांपल जब हम बीमार होते हैं तो उसका जो कारण होता है, जब तक उस कारण को भी करते जाएंगे, साथ में दवाई भी खाते जाएंगे, तो कुछ फायदा कभी होता नहीं है। जी जी। इसी तरह अगर हम एक तरफ सफाई अभियान भी चलता रहे और साथ में उनमें लगातार वो कूड़ा जाता ही रहे, तो ये कभी भी सफाई, ये साफ होने वाली चीज है नहीं। तो इसको रोकने का चीज है कि इसमें जो कूड़ा मिलाया जा रहा है उसको रोका जाए। तो फिर सफाई गंगा की कैसे हो, इस पे सोचने से पहले हमें ये सोचना पड़ेगा कि ये जो कूड़ा इसमें मिलाया जा रहा है इसको कहाँ पे डिपॉजिट किया जाए। जी जी, बहुत बढ़िया सगन, अच्छा सजेशन थे आपके। और कोई बच्चा कुछ बोलना चाहेगा या कोई और? मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी बोलिए बेटा। सर, जैसे कि बदूनी सर ने बताया कि कथक में 3 घराने होते हैं, लखनऊ, जयपुर और बनारस। तो सर ये 3 घरानों में डिफरेंस क्या होते हैं? वो तो बदूनी सर ही बताएंगे। बदूनी सर। हेलो नेहा। नेहा, इनमें जो नृत्य हैं ये घराने, अंजलि ने पूछा है सवाल। अंजलि ने। अंजलि, सॉरी अंजलि बेटे, आपने जो ये बात की है, देखिए जैसे है कि जहाँ से ये घरानों से, जहाँ से ये जिस घराने ने इसको अपनाया वो घराना उस नाम से प्रचलित हो गया। जैसे लखनऊ में वालों ने इसे अपनाया तो लखनऊ घराना बन गया, जयपुर, राजस्थान में जयपुर लोग वालों ने अपनाया तो जयपुर घराना बन गया। इनमें कोई फर्क नहीं है, केवल थोड़े से बोल ताल के को यूज करने का, मूवमेंट्स को करने का और रिदम को यूज करने का, उनका थोड़ा बहुत फर्क है। बाकी डांसिंग में अगर आप देखेंगे तो आपको फर्क नहीं मिलेगा बेटा। अगर आप इसमें जाएं, अच्छे से डिटेल में जाएंगे तो आपको लगेगा कि कोई इनमें ज्यादा अंतर नहीं है, केवल थोड़ा सा ताल का या स्टेप्स का। जैसे मैं छोटी सी बात करता हूँ, लखनऊ में हमारे जो लखनऊ घराने में जब कथक किया जाते हैं, तत्कार की जाती है शुरू करने के लिए, अभ्यास करने के लिए, तो उसमें हम लोग एड़ी की तत्कार करते हैं और पैर को पूरा नहीं मारते हैं, जमीन पर पूरा नहीं वो करते हैं। लेकिन जबकि जयपुर घराने में जब तत्कार शुरू की जाती है, इस नृत्य को आरंभ किया जाता है, तो ये फ्लैट स्टेप्स मारे जाते हैं, पैर से जो है पूरा मूवमेंट जो है वो फ्लैट मारा जाता है, जिससे तेज आवाज होती है। लखनऊ जो है थोड़ा सा उसमें जो है भाव और ये चीजें ज्यादा है लखनऊ घराने के नृत्य में, और जो जयपुर घराने में वहाँ थोड़ा सा वो थोड़ा सा हार्ड है और मैनली ज्यादा है, उसमें थोड़ा स्ट्रांगनेस ज्यादा है। यही थोड़ा बहुत फर्क है। वैसे बेसिकली देखना जाए तो बनारस का इतना अभी नहीं है, या मैंने भी खैर इस विषय में थोड़ा सा कम पढ़ा है। जयपुर और लखनऊ घराने से मेरा ज्यादा संबंध रहा है, तो वो उनमें आपको सिमिलर मिलेगा बहुत ज्यादा। अब बनारस थोड़ा सा डिफरेंट है, मूवमेंट्स और उसका ही डिफरेंट होता है बोलने का, बाकी कुछ नहीं। हाँ जी, ओके अंजलि। हाँ जी, और कोई कुछ पूछना चाहता है या सजेशन देना चाहता है या अपनी बात रखना चाहता है? क्योंकि एक सवाल ये भी है कि गंगा को या किसी भी नदी को हम सब लोग ही गंदा कर रहे हैं, तो वो क्या प्रयास किया जा सकते हैं? आपके क्या सजेशन है कि हम क्या कोशिशें करें कि लोग अवेयर हों इस बात को लेकर? या और भी कोई बात कहना चाहता है तो कह सकता है। हाँ सर, मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूंगा कि जहाँ सजेशन की बात हुई, जैसे अभी नेहा बिटिया ने भी सजेशन दिया और भी सजेशन आए हैं अभी, मैं ये कहना चाहूंगा कि हम ज्यादा दूर ना जाएं। पहले अपने आस पड़ोस में, पहले अपने आसपास के लोगों को अगर हम अवेयर कर लेंगे कि कूड़े को कहीं उसमें डालना है। मैंने अभी भी बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो इतना सब कुछ, हमारी गवर्नमेंट भी अवेयरनेस कर रही है, सब जगह जगह अवेयरनेस हो रही है। अभी हमारे यहाँ कुछ समय पहले डस्टबिन भी बांटे गए थे। पर हम अपनी तरफ से, हमारे अंदर हम इतनी विल पावर को अपनी वो कर लें कि पहले हम अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों को समझाएं और उसको कूड़े को किस तरह से यूज करने हैं, उसको किस तरह से रीयूज करने हैं, किस तरह से कंपोज बनाकर हम उसको यूज कर सकते हैं। अगर ये चीजें हम पहले अपने आप में और अपने आसपास के एरिया में अगर अच्छे से कर लेंगे तो बाहर तो बाद में जाने का वो है, ठीक है ना। तो हम एक बड़ा योगदान देंगे पानी को गंदा करने में, या गंगा तक इस गंद को फैलाने में, या सब चीजों को वो करने में। तो मेरे ख्याल से हमारे को पहले खुद को जागरूक होना और खुद को अपने अड़ोस पड़ोस को जागरूक करना ज्यादा जरूरी है, तो वो ज्यादा काम आएगा। जी, बढ़िया। और कोई और बोलना चाहेगा इस पे? कोई सजेशन या कोई आइडिया? एक सवाल मेरा है। हाँ सर, बदनी सर से मैं पूछा था सर, एक रायगढ़ घराना करके है, 3 घराने आपने बताए,
चौथा वो घराना है उसको थोड़ा कम प्रसिद्ध माना जाता है, लेकिन काफी सारे इतिहासकार मानते हैं कि वो भी एक घराना है। तो सर उस घराने की कुछ खास विशेषताएं हैं क्या? नहीं सर, मैंने इसके बारे में ज्यादा नहीं पढ़ा। क्योंकि मैंने बताया कि मैं लखनऊ घराने से जुड़ा हूँ, तो रायगढ़ घराने के बारे में मुझे इतना नहीं नॉलेज है। हाँ जी सर, बेसिकली मैं आपको बताऊं कि जो हमारी जो तालें होती हैं ना, जिसपे हम इस नृत्य को हम करते हैं, वो बेसिक सब जगह एक जैसी हैं। ताल का जो रूप है और जो ताल हम पढ़ते हैं, जो हम यूज करते हैं, जो रिदम पैटर्न और जो भी हम लोग यूज करते हैं, वो सब जगह एक जैसा ही होता है। अब 3 ताल को अगर हम यहाँ लखनऊ घराने में 16 मात्रा कहते हैं, तो बनारस में भी वही कहते हैं, जयपुर में भी वही कहते हैं, रायगढ़ में भी वही कहते हैं। कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ताल तो रूप एक ही है, ठीक है। तो मेरे को लगता है कि वहाँ इन सब चीजों में कोई फर्क नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। हो सकता है नृत्य मूवमेंट्स जो मुद्राएं हैं उनमें थोड़ा सा फर्क हो, या इन ताल वगैरह जो भी है उनको यूज करने में थोड़ा सा कुछ नए, जैसे कि मैं अभी हम लोग जो नृत्य का जो अभी देखे, हमने एक वीडियो देखा, ये शुद्ध रूप नहीं है, कथक का शुद्ध रूप नहीं इसे कहेंगे। क्या है, इसमें मिक्सिंग हो गया सब कुछ, इसमें स्टेप भी है, इसमें स्टोरी भी है, इसमें सब कुछ, लाइटिंग, ड्रेसिंग, ये सारी चीजें यूज हो गई हैं, ठीक है ना। तो हर एक घराना या हर जो भी लोग इसको आर्टिस्ट या जो भी गुरु हैं, उसको अपने तरीके से उस चीज को ढाल लेते हैं, ठीक है। एक और सवाल है सर, वो ये है सर, जैसे कि बनारस घराने की अपनी एक पहचान है कि वो पैर का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं। तो सर आप लखनऊ के घराने से हो, तो उसकी कोई पहचान सर, मतलब उनका कोई अपना कोई विशेष रूप? मैंने लखनऊ का बताया आपको कि लखनऊ में जो पहचान है, वो वहाँ का जो नृत्य है वो बड़ा सॉफ्ट, भाव जो है, फीलिंग्स है उसमें सबसे ज्यादा है, नजाकत जिसे कहते हैं। हाँ, नजाकत सबसे ज्यादा है और सबसे स्वीटनेस जिसे कहते हैं। और जो हाँ फीलिंग एक्सप्रेस करने वाली बात है, जैसे मैंने कहा ना कि जयपुर घराने में थोड़ा सा मैनली ज्यादा वो है, स्ट्रॉन्ग थोड़ा सा वो करते हैं, तो जो लखनऊ घराने में नजाकत वाली जो बात है वो ज्यादा है। तो हम उसको आगे थोड़ा बढ़ते हैं अभी, क्योंकि समय भी हो चुका है काफी, और अगर किसी और को कुछ कहना है तो कहें, क्योंकि सद्भावना हमारी बहुत जरूरी है, हमारी नदियों के प्रति, हमारे जो इवन आसपास की जो प्राकृतिक चीजें हैं, प्रकृति के प्रति भी सद्भावना एक बहुत बड़ी हमारी आज की जरूरत है। और अभी हमने देखा कि इस बीच जैसे कोरोना और ये जो हम लोग, हमारी थोड़ी गतिविधियां कम हुई, तो प्रकृति में हम सब ने बदलाव तो बहुत सारे देखे होंगे। उसका कहीं ना कहीं मतलब ये भी है, मेरे ख्याल से आप लोग वो भी एक्सपीरियंस शेयर करें जो अभी आप महसूस कर रहे हैं। कम छेड़छाड़ होने से जो नेचर में बदलाव हुए हैं, हर इंडिविजुअल क्या महसूस कर पा रहा है उसको, मेरा एक सवाल था। और हम आगे कैसे, अभी तो एक मजबूरी में हम मतलब कि अपना उत्पाद नहीं बचा पा रहे इंसान, लेकिन आगे हम क्या करें कि ये चीजें ऐसे बरकरार रहें। जैसे अभी मैंने दिल्ली में सालों बाद सितारे देखे आसमान, तो क्या हो सकता है आगे, क्या क्या सजेशन हो सकते हैं? क्या कोई अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर ले कि क्या अभी पाया? सर ये जो लॉकडाउन की वजह से, मतलब लॉकडाउन के पहले तो मुझे ऐसा लगता था कि बहुत पॉल्यूटेड है, एयर भी बहुत पॉल्यूटेड है, और जो हमारा आसमान है वो भी बहुत पॉल्यूटेड दिखता था। लेकिन जब से लॉकडाउन हुआ उसके बाद से मुझे ऐसा लगता है कि बहुत साफ हो गया है, और जो हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो भी बहुत कम हो गया है और साफ हो गया है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो चिड़िया हम पहले नहीं देख पाते थे वो आज देख पा रहे हैं। हाँ। और कुछ? और मैं बहुत चीजें ऐसी है जो पहले लॉकडाउन से पहले नहीं थी और अब देखने को मिल रही है। नेहा कुछ सवाल पूछना चाहती है। नेहा कैसे, बेटा अपने आप को अनम्यूट कर लो। जी नेहा पूछिए। सवाल नहीं पूछना चाहती सर, मैं एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। सर जैसे दीपक ने बोला कि हम बहुत सारे बर्ड्स को देख सकते हैं, तो सर वैसे ही एक मतलब मैंने रिपोर्ट पढ़ी थी, उसमें ANI की रिपोर्ट मैंने पढ़ी थी, तो वहाँ के प्रोफेसर बोलते हैं कि ड्यू टू लॉकडाउन वहाँ पे जो घर और इंडस्ट्री बंद है उसकी वजह से बहुत ज्यादा मेजर चेंज आया है नदी की सफाई और गंदगी में। तो सर वही, जैसे मेरा एक सजेशन है, जैसे अभी हम लोग घाट वगैरह पे नहीं जा रहे हैं, तो वहाँ पे लोगों वो सफाई हुई है, वो काफी क्लीन हो गई। तो उसी तरीके से जैसे इन अ वीक अगर हम एक दिन के लिए भी नदी पे लोगों का आना जाना बंद कर देते हैं, और जैसे एक वीक में संडे के दिन या कभी भी मतलब
जैसे सजेशन हम बंद करते हैं और उस दिन अगर हम साफ सफाई पर ध्यान देते हैं तो शायद उतनी गंदी नहीं होगी नदी जितनी रेगुलर डेज पे ओपन होने पर हो सकती है। हाँ, एक्सपीरियंस के साथ ये भी बताइए कि हम क्या कर सकते हैं इस पूरी प्रोसेस में, अगर हमें अपने पर्यावरण को बेटर करना है। मेरे ख्याल से हमारे पास आखिरी 5 मिनट है, उसमें हम सजेशन दे सकते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। हम इंडिविजुअल, हम बच्चे हैं, बड़े हैं, हम लोग क्या प्रयास कर सकते हैं। जी, कोई भी बोल सकता है। जैसे अगर हम लोग जाते हैं पूजा वगैरह करने के लिए, अगर हम लोग जाते हैं तो हम क्या करते हैं कि जैसे हम मतलब हम लोग स्पिरिचुअल लोग हैं तो हम फ्लावर्स या फिर कुछ भी जो जैसे भी हमारे रिलीजन में होता है वैसे जाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं वहाँ पर वो सब चढ़ाते हैं और वो सब वहीं पर डंप कर देते हैं। डस्टबिन वगैरह यूज नहीं करते, बट वो सब हम वहीं डंप कर देते हैं, जिसकी वजह से भी काफी गंदगी होती है। तो सर हम एज ए इंडिविजुअल ये कर सकते हैं कि वो हम वहाँ पे चीजें ना छोड़ें और अपने साथ ले जाकर डस्टबिन में फेंक दें और अपने आसपास वाले लोगों को भी अवेयर करें। जी, अंजलि कुछ बोलना चाहती हैं? अंजलि। सर मैं सेंट्रल दिल्ली पे रहती हूँ, तो जैसे कि दीपक ने बोला बहुत सारे बर्ड्स दिख रहे हैं। मैंने अपनी लाइफ में पहली बार यहाँ पर हमिंग बर्ड देखा ब्लैक कलर का, और इतने ज़्यादा पिकॉक्स हो गए हैं यहाँ, बहुत ज़्यादा। तो ये एक चेंज देखा है मैंने। छोटे छोटे जो रेप्टाइल्स होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गए हैं, जो मतलब कि काफ़ी रेप्टाइल्स दिखते नहीं थे, बहुत डिफरेंट तरीके के दिख रहे हैं। और जैसे कि नेहा ने कहा कि नदियों में भी बहुत बड़ा चेंज है, हम फील कर सकते हैं। यमुना की दिल्ली में यमुना के बारे में सबने पढ़ा होगा। तो सर जैसे कि नेहा ने कहा कि हम उसे वहीं पे डंप करते हैं, तो मेरे हिसाब से जब भी ऐसा कुछ होता है जैसे कि गणेश विसर्जन या फिर कुछ भी होता है, तो वहाँ पर जो ऑर्गेनाइजर्स होते हैं वो कुछ रूल्स बना सकते हैं और बोल सकते हैं कि आप लोग जो भी माला वगैरह है उसको आपको एक जगह डालना है, मतलब आपको नदी में वहाँ पे ड्रॉप नहीं करना है उसको, आपको एक जगह। बहुत ज्यादा अमाउंट में पॉल्यूशन होने से बच सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन जो भी वहाँ पे कराएंगे वो करेंगे तो ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि सब लोग नहीं सोचते इस बारे में। साजन कटारिया कुछ बोलना चाहते हैं? साजन जी अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। जी बोलिए सर। हम क्या कर अनम्यूट हो गए? हाँ जी, हम क्या करते हैं उस पे ही थोड़ा कहना चाहूंगा। अभी सर इस लॉकडाउन के मतलब दौरान ही ये समझ में आया, बहुत लोगों को ये समझ में आया होगा कि हम जितना पहले हमेशा हर मतलब अपनी सोसाइटी में ये सारे इश्यूज सुनते ही रहते हैं कि एनवायरनमेंट पोल्यूटेड है, नदियां पोल्यूटेड हैं, और जितने भी इश्यूज हैं हमारे एनवायरनमेंट को लेकर के बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन इसमें लगी रहती हैं, लेकिन आज तक कुछ नहीं हो पाता था जितना इस लॉकडाउन के दौरान हमें देखने को मिला। सारी रिपोर्ट्स हमारे पास हैं, और एक रिपोर्ट्स में बताया गया कि यूएन ने अब तक जितनी कोशिशें की एनवायरनमेंट को साफ करने की, यूनाइटेड नेशन ने, वो इस 3 महीने के लॉकडाउन ने मतलब कर दी बिना किसी इंसान की कोशिश के, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, इंसान जो है नेचर को अगर समझ के उसके साथ अगर चलेगा तो तभी इन चीजों का कोई हल है। तो यही देखकर कि इंसान बातें करता रहता है कि मैं कैसे साफ करूं, मैं कैसे एनवायरनमेंट ये करूं। इंसान ने जैसे ही अपनी टांग अड़ाना थोड़ा सा खुद नेचर के कामों में पीछे किया, तो नेचर के पास इतनी मतलब कि कैपेबिलिटी हमारी भी सोच से इतनी ज्यादा है, वो खुद अपने आप को रिकवर करने में बहुत ज्यादा सक्षम है। जैसे कि अभी काफी लोगों की मैंने बातें सुनी नदियों के बारे में, देखो हमें किस तरीके से उनका संरक्षण करना चाहिए। जी। परंतु हमारी सरकार की भी काफी पॉलिसियां बन रही है उस नदियों के संरक्षण करने के लिए, उनको बचाने के लिए। पर सबसे पहले करते हुए हम ये समझते हैं कि हम खुद ही, जो हमारे घर से या मेरे घर से जो पानी निकलता है वो कहाँ जा रहा है, क्या वो किसी नदी में तो नहीं जा रहा है। हमें पहले अपने आप को ही सबसे पहले अपने आप को ही इसके लिए तैयार करना होगा, नदियों को साफ करने के लिए। जी। और इससे पहले हमें ये पब्लिक को या हमें ये समझना होगा कि इस नदी से मेरा क्या फायदा है इसको बचाने से। क्योंकि मैं समझता हूँ कि आज के डेट में हम जो भी कार्य करते हैं उसमें सबसे पहले अपना स्वार्थ ढूंढते हैं। तो नदियों के बारे में जागरूकता करने के लिए हमें नदियों की क्या उपलब्धियां हैं ये बताना होगा हर आदमी को, हर किसी को, जिससे कि उसे समझ में आए कि नदी को हमें संरक्षण क्यों करना चाहिए। दूसरा, नदियों को संरक्षण करने के लिए मेरा भी एक छोटा सा उपाय है या एक सुझाव है कि मैंने कभी न्यूज़ों में या अखबारों में या काफी शो देखे हैं नदियों को बचाने के लिए।
इसमें हम मैं खुद उत्तराखंड से रहता हूँ, यहाँ गंगा नदी बहती है। जी जी। गंगा तो यहाँ से देवप्रयाग से उसका नाम गंगा कहा जाता है, परंतु मेरे गांव से वो बाल गंगा के नाम से बहती हुई जाती है, जो आगे टिहरी में उत्तरकाशी से आने वाली भागीरथी के साथ मिल जाती है, और फिर वो आगे भागीरथी देवप्रयाग में अलकनंदा के साथ मिलकर गंगा कहा जाता है। जी। तो हमें अब जैसे कि हमारे पहाड़ों में खेती होती है, तो कहीं ना कहीं जब ज्यादा बारिश या फिर ज्यादा बाढ़ आती है बारिश के मौसम में, तो जो मिट्टी का पानी होता है वो भी नदियों में जाता है, जिससे कि नदी प्रदूषित होती है। साथ में मैं एक चीज इसके माध्यम से जो हमारे उत्तराखंड में आते हैं, जो बाहर के लोग आते हैं, जैसे टूरिस्ट के समय केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री घूमने आते हैं, तो उनसे भी एक आग्रह निवेदन करता हूँ कि जब वो यहाँ आते हैं तो नदियों में कोई भी ऐसी चीजें ना डालें, जैसे कि प्लास्टिक के बारे में आप सभी जानते ही होंगे कि प्लास्टिक एक ऐसा मटेरियल है जो कि डिकम्पोज करना नामुमकिन है। हम रिसाइकिल कर सकते हैं और दूसरी तरीके की चीजों में उसका यूज कर सकते हैं। मैं आपको इसे दिखा सकता हूँ, अपने यहाँ की नदी के दिखा सकता हूँ। आप नदी देख रहे होंगे, कितनी स्वच्छ साफ नदी है हमारे यहाँ की, जो आगे जाके टिहरी में मिलती है, भागीरथी के साथ मिलती है, संगम होता है, जहाँ पर इसको गणेश प्रयाग कहा जाता था, अब तो टिहरी शहर डूब गया है। और फिर ये जाके आगे भागीरथी, फिर देवप्रयाग में अलकनंदा के साथ गंगा कहा जाता है। तो यही सुझाव है मेरा। आपका पटल के रहने से बात करने का धन्यवाद। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और हम थोड़ा नेचर के लिए पेड़ पौधे भी उगा सकते हैं, अगर एक एक पेड़, दो दो पेड़ सब उगाएं। और जो बातें हमारी यहाँ पर आपस में हुई कि क्या क्या कारण है, तो हमें पता ही है कि पॉल्यूशन के क्या क्या कारण है, तो हम ध्यान रखें इस बात का, क्योंकि खाली नदी को माँ मानने से कुछ नहीं होगा। हम लोग माँ तो मानते हैं नदी को, लेकिन माँ जैसी केयर नहीं करते, तो वो बड़ी अजीब सी बात है। आई थिंक आज का कार्यक्रम हम यहीं पे समाप्त करते हैं इसी सवाल के साथ कि हम क्या प्रयास कर सकते हैं और कैसे हम प्रकृति के प्रति सद्भावना बना सकते हैं, और कैसे हम नेचर को, जैसे अभी हम इन दिनों एक मजबूरी में लॉकडाउन में देख रहे हैं नेचर को, तो कैसे हम अपने प्रयासों से नेचर को और आगे बेटर कर सकते हैं।